नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऐसा लगता है कि देश में सारी व्यवस्थाएं जैसे जड़वत हो गई, कुछ बदलने को तैयार ही नहीं है। न लोग न व्यवस्था। व्यवस्था से ज़्यादा चिंता की बात है लोगों की। लोगों पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता है। देश की सुरक्षा को खतरा हो, आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो, समाज को खतरा हो, सनातन धर्म को खतरा हो, अपने देश की संस्कृति को खतरा हो, इन सब बातों से कोई विचलित ही नहीं होता। जैसे जो लोग थोड़ा साहस करके इस दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने से करना कुछ तो दूर है, कुछ साथ देने को भी लोग तैयार नहीं होते। ऐसे ही एक न्यायाधीश है, कासगंज एनआईए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी। मेरे हिसाब से उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला सुनाया, जिस फैसले की बात तो छोड़िए, इस विषय पर बोलने के लिए स्पेशल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई तैयार नहीं है, जिसके बारे में कुछ करने के लिए शायद सरकार भी तैयार नहीं है। समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। समाज तो जैसे सन्निपात से ग्रस्त है, उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। समाज का एक बड़ा हिस्सा कोमा में चला गया है और एक दूसरा हिस्सा है जो कुछ हो रहा है उसके साथ भी अगर बुरा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार करके और उसी में जीने में लगा हुआ है। आपको 26 जनवरी 2018 की घटना याद होगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज शहर में तिरंगा यात्रा निकल रही थी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, तो गणतंत्र दिवस पर अगर अपने तिरंगे की यात्रा निकाली जा रही है तो ये कहीं से जो है कोई अवैध काम या किसी को चिढ़ाने वाला, किसी को परेशान करने वाला काम कैसे हो सकता है। इस तिरंगा यात्रा पर हमला हुआ और इस तिरंगा यात्रा में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता की नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्या के आरोप में मुस्लिम समाज के 28 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। संख्या ज़्यादा थी, 28 लोगों को सज़ा सुनाई गई। कब? 3 जनवरी 2024 को। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आपने तो शायद इसकी चर्चा भी नहीं सुनी होगी। अखबार में खबर छपी, किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। राष्ट्रीय बहस का मुद्दा नहीं बना ये फैसला, जो कि बनना चाहिए था। मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में, बल्कि कई दशकों में इस तरह का फैसला शायद ही आया हो। अब ये साहस करके सच को सच बोलने का साहस दिखाया न्यायाधीश महोदय ने, विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने। तो उनको सरकार या न्याय व्यवस्था से छोड़िए, न्याय प्रणाली से छोड़िए, समाज का भी उस तरह का समर्थन से मेरा मतलब वो कोई राजनीति में नहीं आने जा रहे हैं कि उनको आपके समर्थन की ज़रूरत है। उनके विचार, उनके फैसले के समर्थन में समाज खड़ा होता हुआ नजर नहीं आया। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि समाज में सड़न कितने नीचे तक पहुंच गई है। फैसला क्या सुनाया उन्होंने? 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी। ध्यान दीजिएगा, इन 28 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी। तो मुकदमा चला, जांच एजेंसी ने साक्ष्य पेश किए, उसके आधार पर जज ने फैसला सुना दिया। लेकिन जस्टिस त्रिपाठी यहीं पर रुके नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा उठाया, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, इन सब की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने एक नैतिकता का सवाल उठाया पहले, कि ये बड़े महंगे वकील पैसे के लिए किसी के भी पक्ष में खड़े होने को तैयार क्यों हो जाते हैं? आखिर क्या वजह है? पैसे का ऐसा लालच क्यों? ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जो देश और समाज के विरोध में हैं, उनके पक्ष में खड़े होने की ज़रूरत सिर्फ क्यों पड़ जाती है? सिर्फ इसलिए कि पैसा मिल रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की एजेंसियों, उसके अलावा हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, किसी ने सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं समझी। सबको दिखाई दे रहा है।
सबको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं की जो जस्टिस त्रिपाठी ने उठाया। उन्होंने 7 संगठनों NGOs का नाम लिया, कहा कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, इसकी जांच होनी चाहिए, और बाकायदा फैसले में उन्होंने इन NGOs का नाम लिया। उन NGOs का, 7 NGOs का नाम आपको पढ़कर सुना देता हूँ। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, ये मुंबई का NGO है, संगठन है। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ये दिल्ली का संगठन है। रिहाई मंच, अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, न्यूयॉर्क का संगठन है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इसकी बड़ी चर्चा आपने सुनी होगी। भारत विरोधी कितने मुद्दे उठाता है, दुनिया भर में कैसे नैरेटिव चलाता है, और भारत के कुछ नेता कैसे उस संगठन के पदाधिकारियों से मिलने जाते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और बड़ी पार्टी के नेता, वो सब तस्वीरों में और खबरों के जरिए आपके सामने आ चुका है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में, जो अमेरिका की राजधानी है। छठा संगठन है साउथ एशिया सॉलिडरिटी ग्रुप, इसका मुख्यालय लंदन में है। और फिर 7वां संगठन, उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, भारतीय है, जमायत उलेमा ए हिंद। इन 7 संगठनों की फंडिंग की जांच कराने का आदेश कहिए, सुझाव कहिए, उन्होंने दिया। और जस्टिस त्रिपाठी ने बड़ी क्रांतिकारी बातें कही। उन्होंने कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े वकील हैं उनकी फीस सार्वजनिक की जानी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए कितनी फीस लेते हैं। अब आप देखिए, जो बात उन्होंने नहीं कही मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो उसको लिखकर लगाना अनिवार्य होता है कि उनकी फ़ीस कितनी है कंसल्टेशन की। स्कूल में जाते हैं तो आपको पहले से देना पड़ता है स्कूल के प्रबंधन को कि कितनी फ़ीस लेते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको जो मेन्यू कार्ड मिलता है उसमें पहले से बताया जाता है कि कौन सा सामान कितने में मिलेगा। किसी भी दुकान में चले जाइए, दवा की दुकान पर चले जाइए, यानी कहीं भी जहाँ भी वस्तु या सेवा दी जाती है उसका रेट पहले से बताया जाना ये कानूनी बाध्यता है। तो इससे छूट केवल वकीलों को क्यों? जस्टिस त्रिपाठी ने कहा कि सभी वकीलों, ऐसे बड़े जितने वकील हैं, इनकी फीस के बारे में सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए। वो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि ये जानकारी मिलनी चाहिए। अगर एक आदमी चुनाव लड़ने जाता है तो उसको सब कुछ बताना पड़ता है कि उसकी आय क्या है, उसकी संपत्ति कितनी है, उसके जो निकट परिजन हैं उनकी संपत्ति कितनी है, वो इनकम टैक्स देता है कि नहीं, इसके अलावा जो है उस पर कोई आपराधिक मुकदमा है या नहीं, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये तमाम तरह की जानकारियाँ उसको देनी पड़ती हैं, क्योंकि ये कानून बनाया है हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने, जिसका समर्थन किया है हमारी संसद ने। फिर उन्होंने कहा कि वकीलों की जो फीस है उसका भुगतान केवल बैंकिंग चैनल से होना चाहिए। केंद्र सरकार पूरे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, कैश में लेन देन को हतोत्साहित कर रही है। फिर ये वकीलों के मामले में क्यों नहीं, खासतौर से बड़े वकीलों के मामले जो लाखों करोड़ों में फीस लेते हैं। बहुत से लोग हो सकता है लेते होंगे बैंकिंग चैनल से, लेकिन ये अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए कि आप जो भी फीस लेंगे वो सिर्फ बैंकिंग चैनल से, चेक से लें या जो दूसरे ट्रांजैक्शन के तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनसे लें। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये बड़े वकील एक एफिडेविट फाइल भी करें कि ये फीस उनको जो मिली है वो किसने दी है। उन्होंने कहा इस बारे में सावधानी बरतने में मदद मिलेगी कि कहीं कोई आतंकवादी संगठन तो फीस नहीं दे रहा है। फिर कह रहा हूँ, किसी वकील की नीयत पर उन्होंने शक नहीं उठाया है, किसी वकील की इंटीग्रिटी पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया है, केवल ये सब बातें ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से कर रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिहाज से कह रहे हैं और देश के कानून का पालन करने के लिहाज से कह रहे हैं। अब आप देखिए, 2 रोहिंग्याओं के मामले में उसका बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 बड़े वकील पेश हो गए। इन वकीलों के नाम है राजीव धवन, कपिल सिब्बल, कॉल्विन गोंजाल्विस, प्रशांत भूषण, अश्वनी कुमार, एम फली नरीमन। अब ये सब बड़े नामी गिरामी वकील हैं।
ऐसा माना जाता है कि जब ऐसे वकील, इस स्टेचर के वकील, इतने बड़े वकील किसी भी मामले में पेश होते हैं तो एक तरह का जो भी बेंच होती है, चाहे हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, वो भी प्रभावित होती है। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों के लिए, आतंकवाद के आरोपियों के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा सकते हैं। ये ताकत है इनकी। तो ऐसे लोग 2 रोहिंग्या के लिए क्यों पेश हुए, जो किसी झुग्गी में रहता है, जो इनकी फीस तो छोड़िए, इनका एक दिन का कॉफ़ी या चाय का जो खर्च है वो भी उठाने की हालत में नहीं है। तो बड़े वकीलों में बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रो बोनो बेसिस पे ये केस लेते हैं। ऐसे केस प्रो बोनो मतलब बिना फीस के, हम इनसे कोई फीस नहीं लेते। सवाल ये है कि ये केस क्यों लेते हैं। मान लीजिए प्रो बोनो लेते हैं, ये गरीब है, इन पर दया आ गई है, तो देश में गरीबों की कमी तो है नहीं। किसी सामान्य गरीब व्यक्ति के, ग्रामीण व्यक्ति के मामले में इन्होंने कब इस तरह का मुकदमा लड़ा। आखिर ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया या आतंकवाद के आरोपियों का केस लड़ते हुए ही इनके मन में इतना दया भाव क्यों आ जाता है। कोई तो वजह होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी इनमें से किसी की नीयत पर शक नहीं उठा रहा हूँ, किसी की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में 2 बड़े वकील हाई कोर्ट में पेश हुए रोहिंग्याओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। हाई कोर्ट ने कहा कि ये रोहिंग्या जो है विदेशी हैं, इल्लीगल तरीके से देश में आए हैं और ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके बावजूद ये लोग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सबसे बड़ा जुर्म तो तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि इन रोहिंग्याओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया जाए, दाखिला दिया जाए। इनके पास अगर कोई पहचान पत्र नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, तब भी दिया जाए। इनके पास आधार नहीं है तब भी दिया जाए। आप बताइए, भारत के किसी सामान्य नागरिक को ये छूट मिल सकती है अदालत से कि तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र न हो, तुम्हारे पास आधार न हो, तब भी तुमको मुफ्त राशन मिलना चाहिए, जो भी सरकारी सुविधाएं सरकार दे रही है केंद्र या राज्य की, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, तुम्हारे बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। फिर ये कृपा रोहिंग्याओं पर और ये घुसपैठियों पर ही क्यों? क्या देश के आंतरिक सुरक्षा के खतरे के प्रति सबकी एक समान जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं है? लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी ये सवाल नहीं उठाता है और जस्टिस त्रिपाठी ने अपने फैसले की प्रति सरकार को भी भेजी है। सरकार से कहा है कि इन एनजीओज और वकीलों की आय का जो स्रोत है उसकी जांच कराइए। उसके बारे में देश को पता होना चाहिए, समाज को पता होना चाहिए कि कौन लोग एनजीओज की फंडिंग करते हैं, कौन लोग इन बड़े वकीलों को अगर फीस देते हैं तो कौन लोग देते हैं, और उन संस्थाओं का या उन व्यक्तियों का बैकग्राउंड क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। आखिर ये सब क्यों नहीं पता चलना चाहिए? तो ये जस्टिस त्रिपाठी का ये जो फैसला है, ये जो उनका निर्णय है, मैं मानता हूँ कि अंधेरे में एक चिंगारी की तरह, अंधेरे में एक दिए की तरह है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी बात का समर्थन करने, उनकी बात को आगे बढ़ाने वाले कितने लोग हैं? उनकी बात को सरकार छोड़ दीजिए, आप समाज तक पहुंचाने वाले कितने लोग हैं? इस आधार पर समाज में जागरण करने वाले कितने लोग हैं? जरा अपने आसपास देखिए किस तरह के लोग रोहिंग्याओं का संरक्षण और समर्थन करते हैं। उनको जो आधार कार्ड मिल जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, उनका जो वोटर पहचान पत्र बन जाता है, ये बनाने वाले कौन हैं? हमारे आपके बीच के ही हैं, जो देश की सुरक्षा से खेल रहे हैं, जो सामाजिक समरसता से खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान के लिए हमें सरकार की कार्रवाई का इंतजार क्यों करना चाहिए? थोड़े से लालच में घुसपैठियों को या संदिग्ध आतंकवादी को मकान किराए पर दे देंगे आप, दूसरे से थोड़ा ज़्यादा पैसा देगा, ज़्यादा किराया देगा। ऐसे लोगों को आप अपनी ज़मीन जो है बेच देंगे कि वो थोड़ा ज़्यादा पैसा दे रहा है। ज़्यादा पैसा मिले, आपकी ज़मीन का, मकान का, संपत्ति का अगर आप बेचना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा हो, इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन क्या ये इच्छा आपकी देश की सुरक्षा की कीमत पर होना चाहिए? इसके बारे में कौन सोचेगा? तो अगर देश को बचाना है तो कोई सरकार नहीं बचाएगी, हम ही आप बचाएंगे। जब तक हम आप नहीं चेतेंगे, इन छोटे छोटे फायदों की चिंता छोड़कर बड़ी तस्वीर नहीं देखेंगे, राष्ट्रीयता की भावना से नहीं सोचेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के हित की नहीं सोचेंगे। मुझे याद आ रहा है हमारे जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र AK डोवाल साहब, उनका एक भाषण, उन्होंने कहा ठीक है आक्रांता आए, लेकिन जो आक्रांता आए उनके लश्कर इसी देश में बने, तो क्या आप ये नए किस्म के आक्रांताओं का लश्कर बनने को तैयार हैं? ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।